हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जज्बा स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको संबंध तथा फलन के प्रांत, परिसर और सहप्रांत के बारे में बताने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ घंटी का भी आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ संबंध के बारे में। रिलेशन फंक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। क्लास 11वीं या 12वीं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की भी तैयारी करते हैं तो कभी कभी इसमें से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि संबंध के बारे में। संबंध जिसको अंग्रेजी में रिलेशन बोला जाता है, तो ये संबंध क्या होता है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो संबंध के बारे में जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। संबंध क्या होता है कि अब मान लीजिए यहाँ पर परिभाषा को समझिएगा। माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो कार्तीय गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी की किसी भी उप समुच्चय आर को ए से बी में एक संबंध कहते हैं। ये कहा जा रहा है कि माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय का मतलब क्या हो कि ऐसा समुच्चय हो जिसमें जो क्या हो, रिक्त ना हो, मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर हो को। तो कार्तीय गुणन कहा जा रहा है कि माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं, तो कार्तीय गुणन समुच्चय ए क्रॉस बी, मतलब ए क्रॉस बी के किसी भी उप समुच्चय को आर को ए से बी में एक संबंध कहते हैं। ठीक है। और यदि समुच्चय ए के अवयव x के समुच्चय b के अवयव y से संबंध r के अधीन संबंधित हो, तो इसे संकेत में हम क्या लिखते हैं, x r y, यानी x रिलेटेड टू y पढ़ेंगे। r का मतलब यहाँ पर रिलेशन समझिएगा, ये हम लोग लिखते हैं। तथा इसे क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं एक संबंध r के अधीन y से संबंधित है। अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं इतना कि x इज रिलेटेड टू y, हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रिलेशन का डेफिनेशन है। और इसमें एक और चीज़ याद रखेंगे, संबंध आर के अधीन वाई को प्रतिबिंब कहते हैं। संबंध आर के अधीन वाई को प्रतिबिंब, मतलब वाई वाला जो पार्ट होगा उसको प्रतिबिंब कहेंगे, और एक्स वाला जो भाग होगा उसको क्या कहेंगे, पूर्व प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है। तो ये काफ़ी खूबसूरत सा प्यारा सा डेफिनेशन है रिलेशन का, संबंध का। आप समझ सकते हैं कि दो समुच्चय दिया रहेगा जो कि क्या हो, अरिक्त नहीं हो, तो उनके कार्तीय गुणन में उनके कार्तीय गुणन का जो भी रिलेशन होता है उसको हम लोग ए से बी में एक संबंध कहते हैं। और एक और चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि अब संबंध के प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या होता है मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि अब संबंध के प्रांत, परिसर और सहप्रांत क्या होती है, कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, संबंध में जो भी एलिमेंट होगा, जैसे संबंध आर में उपस्थित सभी क्रमित युग्मों के प्रथम घटक का समुच्चय आर का क्षेत्र या प्रांत तथा सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय घटक का समुच्चय आर का परिसर या प्रास या विस्तार कहलाता है। अंग्रेजी में परिसर, प्रास या विस्तार को रेंज कहा जाता है, जबकि प्रांत को डोमेन कहा जाता है। ठीक है। तो समझिएगा ध्यान से, मतलब प्रांत और परिसर क्या होगा कि कोई भी रिलेशन हमारे पास दिया रहेगा, दो समुच्चय दिया रहेगा, उसमें रिलेशन दिया रहेगा, तो उसके प्रथम घटक का जो समुच्चय बनेगा उसी को क्या कहेंगे, आर का क्षेत्र कहेंगे या प्रांत कहेंगे या डोमेन कहेंगे अंग्रेजी में। ठीक है। जबकि द्वितीय जो घटक होगा उसको क्या कहेंगे, परिसर, प्रास या विस्तार कहेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी प्रथम जो घटक का समुच्चय होगा उसको प्रांत कहा जाएगा, सीधा सीधा समझिएगा, और द्वितीय घटक को क्या कहा जाएगा, द्वितीय घटक को परिसर कहा जाएगा। ठीक है। और उसके बाद सहप्रांत क्या होगा, तो सहप्रांत का डेफिनेशन जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। तो सहप्रांत का डेफिनेशन ये होता है कि यदि आर ए से बी में कोई संबंध हो तो बी को आर का सहप्रांत कहते हैं। मतलब दो समुच्चय दिया गया है, उसमें कोई रिलेशन बन गया, तो जब उसमें रिलेशन बन गया तो हम लोग क्या कहेंगे कि बी वाला जो पार्ट होगा, रिलेशन होगा तभी हम आर को सहप्रांत कहेंगे। ए से बी में कोई रिलेशन हो गया तो बी वाले पार्ट को हम लोग सहप्रांत कहेंगे, संबंध का सहप्रांत। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लेकर आपको समझा देना चाहता हूँ।
तो आइए दोस्तों, एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि दो समुच्चय हमारे पास दिया गया है, ए और बी। जैसे कि ए में समुच्चय दिया गया है, ए समुच्चय ए में समुच्चय ए का एलिमेंट है 1 2 3 और समुच्चय बी का एलिमेंट है 2 4 5। अब ए क्रॉस बी का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, यानी क्रमित युग्म गुणन निकालें, कार्तीय गुणन निकालें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखिए कार्तीय गुणन ये निकाला गया है। ये कैसे गुना किया गया है आपको पहले से मालूम है। इसको इसमें गुना करके निकाला गया है और इसमें आर एक रिलेशन दिया गया है, ठीक है ना। आर एक रिलेशन मान के चलिए बन रहा है, एक संबंध यहाँ पर दिखाया गया है। ये कहा जा रहा है कि इस समुच्चय में क्या है कि ये रिलेशन है एक, ठीक है ना। आप इसको इसके जो इधर जो दिखाई दे रहा है 2 4 3 2 2 5, इसको आप लोग उपसमुच्चय मत मानिएगा। ये क्या है, ए क्रॉस बी का एक अवयव है, ठीक है ना। तो इसका प्रांत क्या होगा, जैसा कि आपको पहले बताए थे कि प्रांत क्या होता है। ये जो रिलेशन होता है इसके प्रथम घटक के समुच्चय को क्या कहते हैं, प्रथम घटक के समुच्चय को क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर हमें प्रांत इसमें बताना है तो आर में देख लीजिए, जैसे यहाँ पर प्रथम घटक देखिए 2 3, फिर क्या कितना आया है 2, यानी हमारा प्रांत कितना हो जाएगा 2 3 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार अब प्रास या परिसर हमें बताना है, तो प्रास या परिसर कितना हो जाएगा समझिएगा ध्यान से। और यहाँ पर इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। प्रास या परिसर को, प्रास या परिसर क्या हो जाएगा, तो प्रास या परिसर आपको बताया था कि द्वितीय घटक वाले टर्म को बताना है हमें। तो द्वितीय घटक वाले टर्म क्या हो जाएगा, देखिए कितना द्वितीय घटक में यहाँ पर क्या आ रहा है 4 2 और फिर यहाँ पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 4 2 और 5, द्वितीय घटक के परिणाम को लिखना है, ठीक है ना। 4 2 5 हो जाएगा। उसके बाद हमें बताना है सहप्रांत। अब सहप्रांत में क्या होता है देखिएगा ध्यान से। जैसे ए और बी में एक रिलेशन यहाँ बन रहा है, रिलेशन ये दिखाई दे रहा है ना, रिलेशन बन रहा है। तो रिलेशन जब बन रहा है तो बी वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहप्रांत कहते हैं। तो हमारा सहप्रांत क्या हो जाएगा 2 4 5। 2 4 5 ही क्यों हुआ, क्योंकि ए और बी में क्या है कि एक रिलेशन बन रहा है, संबंध बन रहा है, इसीलिए हमारा सहप्रांत क्या होगा 2 4 5 होगा। तो काफ़ी आसानी से संबंध क्या होता है, मैंने आपको बताया कि संबंध क्या होता है, संबंध का प्रांत कैसे निकालते हैं, परिसर कैसे निकालते हैं, उसके बाद सहप्रांत कैसे निकालते हैं। तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए दोस्तों, अब मैं बात कर लेता हूँ फलन के बारे में। तो फलन का डेफिनेशन क्या होता है सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो फलन का डेफिनेशन आप समझिएगा ध्यान से। तो फलन की परिभाषा क्या होती है, माना कि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। जैसे कि दो अरिक्त समुच्चय दिया गया है ए और बी, तो ए से बी में फलन एक नियम है एफ है, जो ए के प्रत्येक अवयव को बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है। मतलब फलन का डेफिनेशन ये कहता है कि यदि दो अरिक्त समुच्चय हैं तो ए से बी में फलन क्या होता है कि एक नियम होता है। और नियम क्या कहता है कि ए के प्रत्येक अवयव को बी के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित करता है। मतलब ए के जितने भी अवयव होते हैं, एलिमेंट होते हैं, वो बी के सिर्फ एक अवयव से क्या करता है, उसको संबंधित करता है। और एक और बात आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ क्या ध्यान रखना है कि यदि एफ ए से बी में एक फलन होता है तो इसे निम्नलिखित प्रकार से लिखा जाता है। एफ सच दैट पढ़ा जाता है, एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी पढ़ा जाता है। मतलब ये हुआ कि दो अरिक्त समुच्चय दिया गया है और दोनों एक प्रकार से क्या हो, मतलब अगर वो फलन है और यदि ए और बी क्या है, दोनों में एक प्रकार का फलन का रिलेशन है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे दर्शा सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी, जहाँ ए मतलब क्या होता है कि मतलब प्रथम समुच्चय और बी मतलब क्या होता है द्वितीय समुच्चय। और दोनों में मतलब अगर ए का प्रत्येक अवयव बी में ए के मतलब जितने भी समुच्चय है इसका सिंगल इसमें इमेज बनता है, तो इसको हम लोग ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ क्या ध्यान रखना है कि यदि एफ ए के अवयव एक्स को बी के अवयव वाई से संबंधित करता है तो वाई एक्स का एफ के अधीन प्रतिबिंब और यहाँ एक्स को वाई का पूर्व प्रतिबिंब कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो फलन को आपको ध्यान रखना है। और फलन से संबंधित एक और भी नियम है, उस नियम को क्या रखना चाहिए, आपको याद रखना है। फलन होने के लिए सबसे पहला नियम क्या होना चाहिए, देखिए रूल क्या होना चाहिए कि ए और बी क्या होना चाहिए, दो अरिक्त समुच्चय होना चाहिए। फलन होने के लिए पहला रूल क्या होना चाहिए कि ए और बी जो समुच्चय होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, अरिक्त होना चाहिए, ठीक है। दूसरा रूल क्या होना चाहिए कि ए के प्रत्येक अवयव का एफ के अधीन बी में प्रतिबिंब मिलना चाहिए। और दूसरा का रूल ये कहता है कि ए के प्रत्येक अवयव का मतलब दो समुच्चय दिया रहेगा तो समुच्चय ए के जितना भी एलिमेंट दिया गया है बी में उसका क्या होना चाहिए, प्रतिबिंब मिलना चाहिए सबका।
तीसरा कंडीशन कहता है कि ए के किसी अवयव का प्रतिबिंब बी में एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन कहता है कि ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक प्रतिबिंब नहीं मिलना चाहिए। अगर एक से अधिक प्रतिबिंब मिलेगा तो क्या होगा, फलन नहीं कहलाएगा। अब मैं बात कर लेता हूं कि फलन के प्रांत, सहप्रांत तथा परिसर क्या होते हैं, तो आप समझिएगा ध्यान से। तो अगर मान के चलिए कोई फलन दिया गया है तो समुच्चय ए को फलन एफ का प्रांत कहते हैं। जैसे मान के चलिए फलन दिया रहेगा एफ सच दैट ए टेंस टू बी, तो ए कोई समुच्चय रहेगा, फिर बी कोई समुच्चय रहेगा, तो समुच्चय ए जो होगा उसको क्या कहेंगे, समुच्चय ए को फलन का प्रांत कहेंगे। ए वाला जो टर्म होगा उसको क्या कहेंगे, एक समुच्चय ए को फलन का प्रांत कहेंगे। और बी वाला जो टर्म होगा समुच्चय बी को क्या कहेंगे, फलन एफ का सह प्रांत कहेंगे। ठीक है, बी वाला जो समुच्चय होगा उसको सह प्रांत कहेंगे। और परिसर किसको कहेंगे, तो देखिएगा ध्यान से, तो फलन एफ के अधीन ए के सभी अवयवों के प्रतिबिंब को फलन एफ का परिसर कहते हैं। ठीक है ना, मतलब ए का जितना भी इमेज बना रहेगा बी में, वो जितना भी इमेज का एलिमेंट होगा वही सब क्या होगा, परिसर होगा। किसका परिसर, तो फलन का परिसर। एग्जाम्पल के द्वारा मैं आपको समझा देना चाहता हूँ, तो समझिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझा देना चाहता हूँ फलन को, तो देखिएगा ध्यान से। जैसे मान के चलिए कि ये कोई समुच्चय ए है और ये कोई समुच्चय बी है। ए के समुच्चय के जो अवयव हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4, और बी के जो समुच्चय हैं ए बी सी डी। अब ए का मान के चलिए एक जो संबंध है ए से संबंधित है, 2 बी से संबंधित है, 3 सी से संबंधित है, और 4 क्या है, डी से संबंधित है। तो ए में जितना भी अवयव दिखाई दे रहा है बी के सभी अवयव से क्या है, ए का जितना भी अवयव है इसका जो प्रतिबिंब बी में बन रहा है सबका सिंगल इमेज बन रहा है कि नहीं। जैसे एक का प्रतिबिंब ए है, 2 का बी है, 4 का डी है, तो सिंगल इमेज बन रहा है। इसीलिए क्या है, यह एक फलन है। क्योंकि फलन का परिभाषा ही कहता ही है कि ए में जितने भी एलिमेंट है सबका क्या होना चाहिए, सिंगल प्रतिबिंब बनना चाहिए। ठीक है ना, सिंगल प्रतिबिंब सबका बन रहा है। अगर मान के चलिए एक का प्रतिबिंब बी भी बन जाता तो ये क्या होता, फलन नहीं कहलाता। ठीक है ना, इसमें आपको ध्यान रखना है। और एक और बात ध्यान रखना है कि इसमें जितने भी एलिमेंट दिया रहेगा सबका इधर इमेज बनना चाहिए। अगर इधर मान के चलिए 5 दिया रहता, इसका इमेज नहीं बनता, तभी ये फलन नहीं कहलाता। ठीक है, यहाँ पर अगर 5 दिया रहता तो ये फलन नहीं कहलाता। लेकिन सबका तो इधर जितना भी एलिमेंट दिया गया है सबका इसमें इमेज बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए एक फलन कहलाएगा। ठीक है, तो फलन को समझ सकते हैं। आपको बस यही ध्यान रखना है कि इधर जितना भी एलिमेंट है सबका इधर एक और एक सिंगल अद्वितीय इमेज बनना चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए, तभी वो फलन कहलाएगा। आप समझ सकते हैं। और इन्हीं जब ऐसे मान के चलिए कंडीशन बनेगा तो इसको हम लोग यहाँ पर एफ के द्वारा लिख कर दर्शाते हैं। और इसी को हम लोग ऐसे शॉर्टकट में लिख देते हैं, एफ सच दैट ए टेंस टू बी। मतलब ए से बी में क्या है, एक मतलब ए के जितने भी एलिमेंट है बी में उसका सिंगल इमेज बन रहा है। अब फलन का प्रांत क्या होता है समझिएगा ध्यान से। अगर इस पूछें कि आपको अगर बताना है कि इस फलन में प्रांत कितना है तो कैसे बताइएगा ध्यान से, तो समझिएगा ए में जितना भी एलिमेंट दिखाई दे रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रांत कहते हैं। प्रांत कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 ये प्रांत हो जाएगा। और उसके बाद रह गया परिसर। तो परिसर क्या हो जाता है, तो परिसर बी वाला जितना भी दिखाई दे रहा है पार्ट, बी वाला जितना भी पार्ट दिखाई दे रहा है बी वाला में जिसका इमेज बना हुआ है उसी को क्या कहते हैं, परिसर कहते हैं। जैसे ए बी सी डी ये जो अवयव दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है, फलन का परिसर है। तो आप समझ गए कि एफ में मतलब बी में जितना भी प्रतिबिंब बनेगा ये प्रतिबिंब वाला ही वैल्यू क्या होगा, इस समुच्चय का क्या कहलाएगा, परिसर कहलाएगा। मतलब ए में जितना भी एलिमेंट दिया गया है, अवयव दिया गया है, सबका जो प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये प्रतिबिंब बनने वाला जितना भी एलिमेंट है सबको क्या कहेंगे, परिसर कहेंगे। अब रह गया बात कि सहप्रांत की आप परिभाषा जानना है, सहप्रांत कैसे पहचानेंगे। तो सहप्रांत में समझिएगा ध्यान से, अगर मान के चलिए यहाँ पर कोई एक और एलिमेंट दिया रहा था, जैसे ई दिया रहा था और ये तो किसी का प्रतिबिंब नहीं है तो उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब इसमें बी वाला में जितना भी एलिमेंट दिया रहेगा चाहे वो किसी का प्रतिबिंब बने या ना बने सबको क्या कहेंगे, सहप्रांत कहेंगे। यानी हमारा सहप्रांत क्या हो जाएगा, इस फलन का सहप्रांत कितना हो जाएगा, तो ए बी सी डी। तो इस प्रकार किसी भी फलन का आप प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे ऐसे ही। तो आशा करता हूं कि इस वीडियो में जो भी जानकारी दी गई है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं कमी लगा हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।